नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित 5 राज्यों को 1,554 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त धनराशि को मंजूरी दी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार ने ग्रामीण सशक्तिकरण के लिए कई क्रांतिकारी योजनाएं शुरू की। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम को अंतिम रूप देने के लिए आज शाम भाजपा विधायक दल की बैठक। विधायक दल का नेता चुनने के लिए रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनखड़ पर्यवेक्षक नियुक्त। श्री ज्ञानेश कुमार ने नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभाला। क्रिकेट में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के 9वें संस्करण का पहला मैच कराची में पाकिस्तान तथा न्यूजीलैंड के बीच अब से कुछ देर में, और महिला प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्स आज शाम वडोदरा में दिल्ली कैपिटल से खेलेगी। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने पिछले वर्ष आई प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित 5 राज्यों को 1,554 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। ये राशि राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से जारी की जाएगी। एक रिपोर्ट। गृह मंत्रालय के अनुसार आंध्र प्रदेश के लिए 608 करोड़ रुपए, नागालैंड के लिए 170 करोड़, ओडिशा के लिए 255 करोड़, तेलंगाना के लिए 231 करोड़ और त्रिपुरा के लिए 288 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि यह सहायता राज्य आपदा मोचन कोष के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को पहले से आवंटित धन से अलग है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ के तहत 27 राज्यों को 18,322 करोड़ रुपए से अधिक और एनडीआरएफ से 18 राज्यों को 4,808 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए हैं। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्रशांत कुमार। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार ने ग्रामीण नागरिकों के जीवन को अधिक आरामदायक बनाने के लिए कई क्रांतिकारी योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं ने देश की अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान की है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन AARDO के एक कार्यक्रम में कहा कि भारत AARDO को अपने समर्थन के साथ ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाएगा। मैं आरडीओ को धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे क्षेत्रों में ग्रामीण समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए सामूहिक समर्पण को दर्शाता है। परिवर्तनकारी समाधान तलाशने और मजबूत साझेदारी को बढ़ावा देने के प्रति आरडीओ की प्रतिबद्धता, एकता और प्रगति के लिए दक्षिण दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग की भावना का प्रमाण है, जो आरडीओ को परिभाषित करता है और जो भारत के लिए भी एक मंत्र है। इस दौरान श्री सिंह ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, एक पेड़ मां के नाम अभियान और लखपति दीदी जैसी योजनाओं पर बल दिया। दिल्ली भाजपा विधायक दल की बैठक आज शाम नई दिल्ली में होगी। इस बैठक में भाजपा के सभी नवनिर्वाचित विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। बैठक में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। इस बीच पार्टी ने आज दिल्ली में विधायक दल की बैठक के लिए 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनखड़ को नियुक्त किया है। अगले मुख्यमंत्री के लिए शपथ ग्रहण समारोह कल सुबह दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीती हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। श्री ज्ञानेश कुमार ने आज नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने श्री राजीव कुमार का स्थान लिया है। कार्यभार संभालने के बाद अपने संदेश में श्री कुमार ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए पहला कदम मतदान है। राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम है मतदान। इसलिए भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, उन्हें मतदाता जरूर बनना चाहिए और मतदान अवश्य करना चाहिए। भारत के संविधान, लोक प्रतिनिधित्व कानूनों, नियमों और उनके अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ था, है और रहेगा। केरल काडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ज्ञानेश कुमार के पास केंद्र और राज्य दोनों सरकारों में काम करने का अनुभव है। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय में सचिव के रूप में भी कार्य किया है।
राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि सरकार राज्य को 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और उसने पिछली बजट घोषणाओं में से 73% को पूरा कर लिया है। उन्होंने आज राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पहला हरित बजट पेश करते हुए आगामी वर्ष में 1.25 लाख सरकारी पदों और 1.5 लाख निजी क्षेत्र की नौकरियों के लिए भर्ती की घोषणा की। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य ने युवाओं से आदिवासी समुदाय की परंपरा, संस्कृति और भाषा की रक्षा करने का आह्वान किया है। आयोग के 22वें स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि युवाओं को जन जागरण जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से इस प्रयास में शामिल किया जा रहा है। श्री आर्य ने कहा कि आयोग एक पेड़ मां के नाम अभियान को पूरी लगन से क्रियान्वित कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई डेटा नाम से एक मोबाइल ऐप शुरू किया है जो लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित व्यापक आर्थिक और वित्तीय आंकड़े उपलब्ध कराएगा। बैंक के एक बयान में कहा गया है कि ये ऐप भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक डेटा की 11,000 से अधिक विभिन्न श्रृंखलाएं उपलब्ध कराएगा। उपयोगकर्ता डेटा डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऐप में डेटा के स्रोत का विवरण भी शामिल है। महान मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की आज 395वीं जयंती मनाई जा रही है। आज ही के दिन सन 1630 में महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिवनेरी किले में जन्मे छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी और मुगल शासन को चुनौती दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज नागरिकों को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता, विचारधारा और न्यायप्रियता ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनकी साहसिक कार्यशैली, सामरिक कौशल और शांतिपूर्ण राजनीतिक प्रणाली आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत। इतने वर्ष बाद भी उनके द्वारा स्थापित किए गए मूल्य हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखा रहे हैं। इन्हीं मूल्यों के आधार पर हमें अमृत काल की 25 वर्षों की यात्रा पूरी करनी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर पुणे में पदयात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज ने आदर्श शासन से हिंदवी स्वराज की नींव रखी, उसी तरह नरेंद्र मोदी सरकार उनके सिद्धांतों से प्रेरित होकर विकसित भारत के निर्माण के लिए काम कर रही है। जैसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी और जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करी थी। हमें विकसित भारत की स्थापना करना है, हमें विकसित भारत बनाना है, लेकिन विकसित भारत बनाने के लिए हमें अपना कर्तव्य का निर्वहन करना होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने शिवाजी महाराज के 12 किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामित किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर आज महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। नागपुर में आज सुबह जय शिवाजी जय भारत रैली निकाली गई, जिसमें पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे और जिला अधिकारी शामिल हुए। इस रैली के दौरान छात्रों और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा महान मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को चिन्हित करने के लिए मल्लखांब, दंडपट्टा जैसे युद्ध क्रीड़ा प्रकारों का प्रदर्शन किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरक वीरता और इतिहास के बारे में आधुनिक पीढ़ी को जागरूक करने के लिए विभिन्न व्याख्यान, नाटक भी आयोजित किए जा रहे हैं। धनंजय खेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर। पिछले 10 दिन में अमेरिका से निर्वासित किए गए अवैध भारतीय अप्रवासी बेहद निराश हैं। उनमें से कुछ बेईमान ट्रैवल एजेंटों के शिकार हुए, जिन्होंने पहले उन्हें विदेश में रोजगार का सब्ज बाग दिखाकर ठगा और फिर उन्हें अवैध तरीकों से विदेश भेजा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनमें से अधिकांश छोटे शहरों और गांवों में बसे मध्यम वर्गीय परिवारों से हैं, जहां रोजगार के अवसर कम हैं।
कैबिनेट मंत्री धालीवाल ने कहा कि लोगों, खासकर युवाओं को पंजाब में रहकर अपनी आजीविका कमाने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए विशेष कौशल विकास पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। इस बीच पंजाब पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रवीण सिन्हा की अध्यक्षता वाली विशेष जांच टीम ने अमेरिका से निर्वासित पंजाबियों की शिकायतों पर ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ धोखाधड़ी करने के आरोप में 10 प्राथमिकी दर्ज की हैं। आगे की जांच जारी है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के युवाओं से अपील की है कि वे गलत तरीकों से विदेश जाने का विचार त्याग कर अपने राज्य को देश में अग्रणी बनाने के लिए कड़ी मेहनत करें। और अब खबरें महाकुंभ से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में लाखों श्रद्धालुओं का आना जारी है। आज दोपहर 12 बजे तक 65 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। महाकुंभ में अब तक 56 करोड़ 12 लाख श्रद्धालु पवित्र जल में डुबकी लगा चुके हैं। इस आयोजन के मुख्य आकर्षणों में संगम के पास प्रतिष्ठित बड़े हनुमान मंदिर भी शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मंदिर का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। पवित्र स्नान के बाद यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। प्रयागराज में संगम किनारे स्थित ये मंदिर बेहद प्रसिद्ध है और यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा लेटी हुई मुद्रा में है। जहाँ केवल मंगलवार और शनिवार के दिन इस मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती थी, वहाँ अब हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। धार्मिक मान्यता है कि संगम में स्नान के बाद दर्शन करने से बड़ा फल मिलता है। पश्चिम बंगाल से आई अदिति ने अपनी माता के साथ त्रिवेणी संगम में स्नान के बाद मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने आकाशवाणी समाचार से कहा कि हनुमान जी के दर्शन करना एक अलग तरह का अनुभव है। हमने संगम में स्नान भी करा, हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मेरे साथ मेरी मम्मी जी भी आई थी और हम दोनों का जो अनुभव है वो बहुत अच्छा रहा। महाराष्ट्र से आई योगी राज ने व्यवस्थाओं की खूब प्रशंसा की और कहा कि ये अनुभव जिंदगी भर याद रहेगा। मैं योगी राज मुंबई से आया हूँ। सुबह अच्छे से हमने स्नान कर लिया है, बहुत ही अच्छा है अनुभव है। कोई प्रॉब्लम आई नहीं, किसी भी तरीके का हमको तकलीफ हुआ नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार संगम में जल स्तर बढ़ने के बाद इस मंदिर में जल भर जाता है और हनुमान जी की प्रतिमा डूब जाती है। इस घटना को लेकर कहा जाता है कि हनुमान जी की प्रतिमा पवित्र जल में स्नान कर रही है। आदर्श के साथ अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 देशों के समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए कल से दक्षिण अफ्रीका की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि श्री जयशंकर की भागीदारी से G20 देशों के समूह के साथ भारत का जुड़ाव मजबूत होगा और इस महत्वपूर्ण मंच पर ग्लोबल साउथ की आवाज को बल मिलेगा। मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की 13वीं बैठक आज कुआलालंपुर में हुई। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और मलेशिया के रक्षा मंत्रालय में महासचिव लोकमान हकीम बिन अली ने इसकी सह-अध्यक्षता की। दोनों देशों ने हाल के वर्षों में सशस्त्र बलों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग पर प्रसन्नता व्यक्त की। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। पहले मैच में आज कराची में पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 2:30 बजे से शुरू होगा। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज शाम वडोदरा में यूपी वॉरियर्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया है। पश्चिमी राजस्थान, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज तेज हवाएं और बिजली चमकने के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित 5 राज्यों के लिए 1554 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त धनराशि मंजूर की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार ने ग्रामीण सशक्तिकरण के लिए कई क्रांतिकारी योजनाएं शुरू की। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम को अंतिम रूप देने के लिए आज शाम भाजपा विधायक दल की बैठक। विधायक दल का नेता चुनने के लिए रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनखड़ पर्यवेक्षक नियुक्त। श्री ज्ञानेश कुमार ने नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभाला।
क्रिकेट में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के 9वें संस्करण का पहला मैच कराची में पाकिस्तान तथा न्यूजीलैंड के बीच अब से कुछ देर में, और महिला प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्स आज शाम वडोदरा में दिल्ली कैपिटल से खेलेगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।